सब फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का एनालिसिस करेंगे, उसमें डिफरेंट इनपुट्स लगाएंगे। एक बार एक पहला इनपुट जो रहेगा वो रहेगा इम्पल्स, फिर यूनिट स्टेप और फिर रैंप फंक्शन। ओके, तो ये हम लोग डिफरेंट यूनिट्स लगा के सिस्टम का एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस, सो सबसे पहला सिस्टम हम लोग क्या लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। सो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग फर्स्ट सिस्टम ऑर्डर का ब्लॉक डायग्राम बनाएं, ठीक है, तो अगर हमारा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्या हो सकता है, हमारा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हो सकता है या तो आरएल सर्किट हो या आरसी सर्किट हो। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्या हो सकता है, मीन्स ऑर्डर ऑफ द सिस्टम मीन्स क्या हुआ, उसमें एक स्टोरिंग एलिमेंट प्रेजेंट हो, ये रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर। ओके, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है। फिर अगर ले लें रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर, ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है। तो ये क्या कौन सा सर्किट है हमारा, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट, दैट इज आरसी सर्किट एंड आरएल सर्किट। तो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है दो सर्किट जिसमें एक स्टोरिंग एलिमेंट प्रेजेंट हो। ओके, जिसमें स्टोरिंग एलिमेंट कितने प्रेजेंट हो, एक। तो इसमें स्टोरिंग एलिमेंट कौन सा है, सी। इसमें स्टोरिंग एलिमेंट कौन सा, एल। दीज आर व्हाट, दीज आर स्टोरिंग एलिमेंट। सो ऑर्डर ऑफ द सर्किट मीन्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द सर्किट से हम लोग समझते हैं कि कितने स्टोरिंग एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है, उस सर्किट में कितना स्टोरिंग एलिमेंट प्रेजेंट है। तो इसका अगर हम लोग ट्रांसफर फंक्शन लिखे, अगर इस सर्किट का हम लोग ट्रांसफर फंक्शन लिखना चाहें, वी इनपुट और इसके अकॉर्डिंग इसके अक्रॉस हमारे पास क्या है, वी आउटपुट, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखते हैं। सबसे पहले इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो कैपेसिटर का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आता है, 1/CS। तो वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/CS अपॉन R प्लस 1/CS। ये क्या है, ये वोल्टेज डिवीजन रूल है। वोल्टेज डिवीजन रूल से हम लोग ने क्या किया, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट फाइंड आउट कर लिया। तो जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, ये हमें मिलेगा 1/1 प्लस RCS। ओके, तो ये जो हमारा RC है, यही हमारा कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर कैपेसिटिव सर्किट में ये हमारा टाइम कांस्टेंट होता है, दैट इज टाउ। तो टाउ इक्वल्स टू क्या हो जाता है हमारे पास, RC। तो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट का टाइम कांस्टेंट, अगर RC सर्किट है तो टाइम कांस्टेंट RC होता है, और LR सर्किट है तो L/R होता है। ओके, क्लियर है। तो ये हो गया 1/1 प्लस S टाउ। तो ये हमारा क्या हो गया, V आउटपुट अपॉन V इनपुट। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट। तो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन क्या आ गया हमें, 1/1 प्लस S टाउ। तो उसी तरह हम लोग RL सर्किट के लिए भी निकाल सकते हैं। उसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, RL सर्किट के लिए भी टाइम कांस्टेंट, ये फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। तो ये हम लोग ने देखा कि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम मीन्स क्या होता है। अभी हम लोग ने क्या डिस्कस किया, ये जस्ट एक रिव्यू लिया कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हम लोग क्या होता है। हम लोग ने जहाँ ऑर्डर ऑफ द सिस्टम पढ़ा था कंट्रोल सिस्टम में, वहाँ पर भी देखा था ऑर्डर मीन्स क्या होता है कि जितने स्टोरिंग एलिमेंट प्रेजेंट हो, लेकिन क्या होना चाहिए कि वो लंप होना चाहिए। ठीक है, अगर बहुत सारे स्टोरिंग एलिमेंट भी प्रेजेंट है, जैसे मान लीजिए, मान लेते हैं हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, एक और रेजिस्टेंस है, ये एक कैपेसिटर है, और इसके पैरेलल में एक और कैपेसिटर है। ठीक है, तो इसे हम लोग सेकेंड ऑर्डर सिस्टम नहीं बोल सकते, ये भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। क्यों फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा दोनों कैपेसिटर हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, लंप कर सकते हैं, मीन्स दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो जब आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे तो इसका इक्विवेलेंट निकलेगा, तो दोनों कैपेसिटर को हम लोग एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, मीन्स क्या हुआ कि जब हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर रहेंगे, तो अगर मान लो 2-3 कैपेसिटर है, लेकिन हम लोग उन 2-3 का इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, तो उस केस में वो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट ही रहेगा। ओके, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट ही रहेगा, सेकंड ऑर्डर सर्किट नहीं होगा।
क्लियर है। तो ऑर्डर ऑफ द सर्किट किस पे डिपेंड करता है, स्टोरिंग एलिमेंट पर, लेकिन कैसे स्टोरिंग एलिमेंट, जो कि लंप ना हो सके, मर्ज ना हो सके, ओके। तो उस तरह के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोरिंग एलिमेंट, और वो क्या डिफाइन करेगा, हमारा ऑर्डर ऑफ द सर्किट। तो चलिए ये बस रिव्यू था, इसे हटाते हैं। तो अगर हम लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ से बनाना चाहें या ब्लॉक डायग्राम से समझना चाहें तो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट हमारा कैसा दिखेगा, ठीक है। ये ब्लॉक डायग्राम है और ये हमारा क्या है, फीडबैक पाथ। और ये कैसा फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक। अब आप बताइए कि मैं उस ब्लॉक के अंदर क्या लिखूं, अब आप बताइए कि मैं उस ब्लॉक के अंदर क्या लिखूं ताकि मेरा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन आ जाए। आपको बस ये बताना कि मैं इस ब्लॉक के, ये जो ब्लॉक है इसके अंदर क्या लिखूं ताकि मेरा फर्स्ट ऑर्डर सर्किट आ जाए, ठीक है। तो ऑर्डर क्या लिखना है, हमें फर्स्ट ऑर्डर लिखना मीन्स एस की मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है, 1 होनी चाहिए। तो यहाँ इस बॉक्स के अंदर हम लोग लिखेंगे 1/τs। क्या लिखा हम लोगों ने, 1/τs। हम लोगों ने बॉक्स के अंदर क्या लिखा, 1/τs। तो अब हम लोग इसका ट्रांसफर फंक्शन अगर बनाना चाहें, यहाँ इनपुट में क्या है, ये R(s) है, ओके। ये इनपुट में क्या है, R(s). तो अब अगर हम लोग इसका ट्रांसफर फंक्शन लिखना चाहें तो ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, C(s)/R(s) इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/τs दैट इज G(s). G अपन क्या होता है, 1 + G × H। तो H इक्वल्स टू यहाँ कुछ नहीं है, मीन्स 1 है। जब मैंने बोला जब कुछ नहीं मेंशन है तो यूनिटी फीडबैक है। यूनिटी फीडबैक मीन्स, यूनिटी फीडबैक मतलब होता है 1। यूनिटी फीडबैक मतलब हमारा क्या होता है, 1। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा क्या, 1। तो ये 1/τs इक्वल्स टू 1 प्लस नेगेटिव फीडबैक है तो प्लस हो जाएगा 1/τs। तो फिर जब हम लोग इसे फर्दर सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 1/1 प्लस τs। तो ये हमारा क्या आ गया, CS/R(s). क्लियर है। CS/R(s) हमारे पास क्या आ गया, 1/1 प्लस τs। CS/RS क्या आ गया हमारे पास, 1/1 प्लस τs, ठीक है। ये आ गया 1/1 प्लस τs। ये हो गया हमारा क्या, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन। क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसे किस टाइम डोमेन में लिखने की कोशिश करते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका टाइम डोमेन इक्विवेलेंट लिखने की कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका अगर C(s) है तो R(s), C(s) को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिए। तो C(s) को हम लोग लिख सकते हैं, C(s) इज इक्वल्स टू R(s)/1 प्लस τs। ये लिख सकते हैं, बिल्कुल। C(s) को क्या लिख सकते हैं हम लोग, R(s)/1 τs। अब देखिए R(s) हमारे पास क्या है, R(s) हमारे पास क्या है, हम लोग ये R(s) हमारे पास क्या है, ये इनपुट ऑफ द सिस्टम है। मीन्स हमें जैसा रिस्पॉन्स चाहिए वैसा इनपुट देंगे। मीन्स एक बार इम्पल्स इनपुट देंगे, पहले बार हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट केस में इम्पल्स इनपुट देंगे, मीन्स del(t) देंगे। तब देखेंगे उसके अकॉर्डिंगली C(s) मतलब C(t) क्या आ रहा है टाइम डोमेन में। फिर हम लोग यूनिट स्टेप देंगे, फिर देखेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा, फिर क्या करेंगे, फिर रैम्प फंक्शन देंगे, फिर देखेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या चेंजेस आ रहा है, फिर पैराबोलिक फंक्शन देखेंगे और फिर देखेंगे कि उसके अकॉर्डिंग हमारे सिस्टम में क्या चेंजेस आ रहा है, ओके। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं इम्पल्स रेस्पॉन्स। मीन्स फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, अब फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के अंदर अब हमें देखना है इम्पल्स रेस्पॉन्स, ओके। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के अंदर अब हमें क्या देखना है, इम्पल्स रेस्पॉन्स। तो इम्पल्स रेस्पॉन्स में मीन्स क्या होगा, अब इम्पल्स रेस्पॉन्स मतलब वो R(s) हमारा R(t) क्या है, del(t) है,
यानी डेल टी का इम्पल्स रिस्पॉन्स कितना होता है, आर ऑफ एस कितना होता है 1, दैट इज आर ऑफ एस हमारे पास कितना है 1। और इसको अगर हम लोग टाइम डोमेन में लिखें तो आर ऑफ टी इज इक्वल्स टू डेल ऑफ टी। क्लियर है? तो आर ऑफ एस इज इक्वल्स टू 1 हुआ, आर ऑफ टी हमारे पास कितना है डेल ऑफ टी। तो फिर जब हम लोग इसका इम्पल्स सी ऑफ टी लिखें तो सी ऑफ टी क्या हो जाएगा हमारे पास, सी ऑफ टी हो जाएगा आर ऑफ टी देखिए आर ऑफ एस हमारे पास कितना है 1, तो सी ऑफ एस कितना हो जाएगा, सी ऑफ एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/1 प्लस एस टाउ। ये सी ऑफ एस हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो गया 1/1 प्लस एस टाउ। फिर सी ऑफ अगर हम लोग टाउ कॉमन ले लें, सी ऑफ एस क्या हो गया टाउ अगर हम लोग कॉमन ले लें तो ये हो गया 1/टाउ प्लस एस। ओके 1/टाउ और 1/टाउ प्लस एस। अब हमें पता है, अब हमें क्या पता है 1/s प्लस ए, इसका इन्वर्स लैप्लास क्या होता है 1/s प्लस ए का इन्वर्स लैप्लास होता है e टू द पावर माइनस at ut। ओके 1/s प्लस ए का इन्वर्स लैप्लास क्या होता है e टू द पावर माइनस at ut। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा तो इसका अगर हम लोग सी ऑफ टी इन्वर्स लैप्लास निकाले, डेट इज सी ऑफ टी निकाले अगर हम, तो सी ऑफ टी कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका इन्वर्स लैप्लास लेंगे तो 1/टाउ तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/टाउ। अब ये क्या है s प्लस ए की जगह 1/टाउ है तो वहाँ पे ए की जगह क्या पुट कर देंगे 1/टाउ, तो e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सी ऑफ टी इज इक्वल टू हो गया 1/टाउ e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। सी ऑफ टी क्या आ गया 1/टाउ e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ठीक है, तो ये कैसा नेचर का है, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग नेचर का। देखिए इसका अगर कर्व ड्रॉ कीजिएगा तो कैसा कर्व आएगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग आएगा। अभी हम लोग ड्रॉ करके देखें अगर इसका कर्व, तो इसका कर्व अगर ड्रॉ करें तो कैसा नेचर का आएगा, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग नेचर का शो करेगा। ओके अभी हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो ये सी ऑफ टी हो गया और ये टी के साथ। तो जब t इक्वल्स टू 0 होगा, जब t इक्वल्स टू 0 पे ये कितनी वैल्यू देगा 1/टाउ, तो t इक्वल्स टू 0 पे ये कितनी वैल्यू देगा 1/टाउ। t इक्वल्स टू 0 पे कितनी वैल्यू दिया 1/टाउ। और जैसे जैसे t बढ़ता जाएगा ये क्या होगा, डिके होता चला जाएगा। जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता चला जाएगा ये कैसा हो जाएगा, डिके होता चला जाएगा। ओके ये कैसा हो गया, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग नेचर। ये कैसा नेचर हो गया, कैसा नेचर हो गया ये, ओके ये कैसा नेचर हो गया, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग नेचर हो गया। तो ये हम लोग ने क्या देखा अभी, ये हम लोग ने देखा कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या आता है और उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होगा। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होगा, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होगा जब आर ऑफ टी हमारा इम्पल्स फंक्शन हो जाए, डेट इज डेल्टा फंक्शन हो जाए, तो आर ऑफ टी डेल्टा टी, तो आर ऑफ एस कितना होता है 1, इम्पल्स रिस्पॉन्स आर ऑफ एस 1, तो सी ऑफ एस इक्वल्स टू कितना हो गया, आर ऑफ एस की जगह 1 पुट कर दिया 1/1 प्लस एस टाउ हो गया। अब टाउ कॉमन ले लिया, तो टाउ कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1/टाउ 1 प्लस टाउ प्लस एस, 1/टाउ प्लस एस। अब हमें पता है कि 1/s प्लस ए का इन्वर्स लैप्लास क्या होता है e टू द पावर माइनस at, तो इसका भी इन्वर्स लैप्लास क्या हो जाएगा 1/टाउ e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ये हो गया इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो इसका अगर हम लोग प्लॉट ड्रॉ करें तो कैसा प्लॉट आएगा, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग नेचर शो करेगा। कैसा नेचर शो करेगा, ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग नेचर शो करेगा। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास ये जो नेचर था ये कैसा था, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग टर्म है। तो हमें पता है कि जो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म होता है वो क्या शो करता है, वो ट्रांजिएंट बिहेवियर शो करता है। हम लोगों ने अभी देखा था कि जो एक्सपोनेंशियल नेचर क्या शो करता है, ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ द सिस्टम शो करता है। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स कैसा बिहेवियर हो जाएगा, ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ द सिस्टम हो जाएगा। और ये कैसा पैरामीटर, ये सिस्टम का पैरामीटर, ट्रांजिएंट बिहेवियर इज द सिस्टम पैरामीटर। ओके ट्रांजिएंट बिहेवियर इज द सिस्टम पैरामीटर। ओके
तो चलिए इसे आप लोग नोट डाउन कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए। इम्पल्स रिस्पॉन्स कंसिस्ट ट्रांजिएंट टर्म, इम्पल्स रिस्पॉन्स कंसिस्ट ट्रांजिएंट टर्म एंड ट्रांजिएंट टर्म कंसिस्ट सिस्टम पैरामीटर। ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए, मैं लिख देता हूँ। इम्पल्स रिस्पॉन्स consists transient term and transient term consist system parameter, system parameter. That's why impulse response is called, that's why impulse response is called सिस्टम रेस्पॉन्स। इसीलिए हम लोग इम्पल्स रेस्पॉन्स को क्या बोलते हैं? सिस्टम रेस्पॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो इम्पल्स रेस्पॉन्स का हमारा दूसरा नाम क्या? सिस्टम रेस्पॉन्स। अगर कोई भी बोले कि फाइंड द सिस्टम रेस्पॉन्स, फाइंड दैट सिस्टम रेस्पॉन्स, तो सिस्टम रेस्पॉन्स फाइंड करना है मतलब इम्पल्स रेस्पॉन्स फाइंड आउट करना। क्लियर है? देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि सिस्टम रेस्पॉन्स इज नथिंग बट इम्पल्स रेस्पॉन्स। क्लियर है? तो सिस्टम रेस्पॉन्स को आपको फाइंड आउट करने बोले मीन्स वो आपको क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है? वो आपको इम्पल्स रेस्पॉन्स फाइंड आउट करने बोल रहा है, क्योंकि हमें पता है इम्पल्स रेस्पॉन्स से क्या होता है? सिस्टम रेस्पॉन्स होता है। तो सिस्टम रेस्पॉन्स क्या होता है? इम्पल्स रेस्पॉन्स। तो आपको अगर कोई बोले कि फाइंड द सिस्टम रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम मीन्स ही वांट्स टू नो द इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, मीन्स वो क्या जानना चाह रहा है? वो इम्पल्स रेस्पॉन्स जानना चाह रहा है। क्लियर है? तो ये हम लोग ने क्या देखा? इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। अब नेक्स्ट देखेंगे यूनिट स्टेप। अब इसमें देखते हैं कि एरर क्या आता है। ठीक है, एरर मीन्स क्या होता है? एरर मीन्स होता है डेविएशन ऑफ आउटपुट। ठीक है, आउटपुट में कितना डेविएशन आ रहा है। क्लियर है? एरर मीन्स क्या होता है? डेविएशन ऑफ आउटपुट। तो आउटपुट में कितना डेविएशन आ रहा है, ठीक है, इनपुट से। जब हम जो एक इनपुट दिया वो t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे उसकी वैल्यू देखेंगे, जो हम लोग ने इनपुट दिया उसकी वैल्यू देखेंगे, और फिर आउटपुट की जो वैल्यू है वो देखेंगे। तो उसमें देखेंगे कि कितना वेरिएशन आ रहा है। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना? एरर ऑफ द सिस्टम। तो एरर किसके लिए? एरर किसके लिए फाइंड आउट करना है हमें? एरर फाइंड आउट करना इम्पल्स रिस्पॉन्स का एरर। ठीक है, हर एक रिस्पॉन्स का एरर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हम लोग ने क्या पढ़ा? इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो अभी हम लोग जिसका एरर फाइंड आउट करेंगे वो क्या हो जाएगा? इम्पल्स रिस्पॉन्स का। तो एरर किसके लिए फाइंड आउट करना? आर ऑफ टी इज इक्वल्स टू, तो आर ऑफ टी हमारा क्या हो जाएगा? डेल ऑफ टी। तो ई ऑफ टी इक्वल्स टू होता है, एरर इक्वल्स टू होता है आर ऑफ टी माइनस सी ऑफ टी। ओके, आर ऑफ टी माइनस सी ऑफ टी एरर होता है, और लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारा एरर का फॉर्मूला होता है। क्लियर है? ई ऑफ टी इज इक्वल्स टू आर ऑफ टी माइनस सी ऑफ टी। ई ऑफ टी इज इक्वल्स टू आर ऑफ टी माइनस सी ऑफ टी। तो लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी पे देखेंगे कि आर ऑफ टी की जो वैल्यू है और सी ऑफ टी की जो वैल्यू है उन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तब हमें क्या मिल जाएगा? एरर। ध्यान से समझिएगा, एरर मीन्स क्या होता है? देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि एरर मीन्स क्या होता है। जैसे हम लोग ने एसी को एक कमांड दे दिया कि आपको 25 डिग्री सेल्सियस पे रहना है, तो हमने इनपुट दिया, उसकी वैल्यू कितनी है? 25 डिग्री सेल्सियस। अब एसी क्या करेगा? धीरे धीरे टेम्परेचर को कम करेगा। तो जब वो हर एक टाइम टेम्परेचर को कम कर रहा होगा, उसी टाइम वो क्या कर रहा होगा? एट द सेम टाइम वो कंपेयर भी कर रहा होगा आउटपुट से
इनपुट को मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस से उस समय का जो रूम टेम्परेचर होगा उसको कंपेयर कर रहा होगा, और जहाँ जितना डिफरेंस आ रहा होगा उस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एरर। तो डेट इज इनपुट माइनस आउटपुट। आर ऑफ टी क्या है हमारे पास, इनपुट, और सी ऑफ टी क्या है हमारे पास, आउटपुट। तो t टेंस टू इन्फिनिटी पे जो आउटपुट की वैल्यू होगी और t टेंस टू इन्फिनिटी पे जो इनपुट की वैल्यू होगी, सॉरी इनपुट की वैल्यू होगी माइनस आउटपुट की वैल्यू होगी, उन दोनों का डिफरेंस हमें क्या देगा, उन दोनों का हमें डिफरेंस क्या देगा, उन दोनों का डिफरेंस हमें देगा एरर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं द डिफरेंस in value of input and output at t tends to infinity gives error। ठीक है, तो एरर क्या देता है, एरर कैसे मिलता है, डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट की वैल्यू का डिफरेंस एट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जो डिफरेंस आ रहा वो हमें क्या देगा, एरर ऑफ द सिस्टम देगा। अब ये बात आई आपके दिमाग में, देखिए अब आपको क्या होगा, आप अगर कहीं और पढ़ते तो आपको ये बता देता कि टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जो वैल्यू आएगी वो एरर हो जाता। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, टी टेंड्स टू इन्फिनिटी क्यों, क्लियर है, टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ही हम क्यों निकालते हैं, क्यों हमें वैल्यू चेक करना है एरर का टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, 0 पे क्यों नहीं, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे क्यों नहीं, t इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे क्यों नहीं, 20 सेकेंड पे क्यों नहीं। तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, आपको जब भी कोई चीज़ बताई जाए, जब भी कोई चीज़ पढ़ाया जाए, ठीक है, तो आप उससे पूछिए, उनसे पूछिए जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, या फिर बुक से पढ़ रहे हैं या फिर किसी से पढ़ रहे हैं कि ये क्यों हुआ। जब आप क्यों का क्वेश्चन करना पूछ जाएंगे ना, मतलब जब आप क्वेश्चन करना पूछ जाएंगे एक एजुकेटर से या एक टीचर से, तब आपका उसका मतलब क्या होगा कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं, आप चीज़ों को समझना चाहते हैं, आपके अंदर उसको जानने की इच्छा है। वरना सब जगह तो रटा दिया जाता है, तो रटा है, कितना रटोगे, कितना रखोगे दिमाग में, एक टाइम आएगा जब भूल जाओगे। तो रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है, हमें क्या करना है, चीज़ों को समझना है। अब आपको बोल दिया गया टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जो वैल्यू आएगी उसका डिफरेंस ले लेना। तो भाई टी टेंड्स टू इन्फिनिटी ही क्यों, आखिर हम क्यों ले टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, टी हमें माने टी इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे हम देखेंगे, हम टी इक्वल्स टू 20 सेकेंड पे देखेंगे। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग सिस्टम पैरामीटर देख रहे थे, टाइम डोमेन एनालिसिस देख रहे थे, तो वहाँ पे 2 पैरामीटर आ रहे थे, एक ट्रांजिएंट टर्म आ रहा था, एक स्टेडी स्टेट टर्म आ रहा था। तो जब ट्रांजिएंट में कोई भी सिस्टम जो ट्रांजिएंट में होता है मीन्स उसमें चेंजेस होते हैं। ठीक है, ट्रांजिएंट मतलब क्या होता है, चेंज। तो ट्रांजिएंट बिहेवियर है, मतलब उसके अंदर चेंज हो रहा है, अभी वो स्टेबल आउटपुट नहीं दिया। जैसे एसी क्या कर रहा था, धीरे धीरे टेम्परेचर कम कर रहा था, लेकिन एक टाइम के बाद वो कांस्टेंट टेम्परेचर देने लगेगा। ठीक है, एक टाइम के बाद वो क्या करेगा, रूम का टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देगा। तो उस टाइम आप जब चेक कीजिएगा तब आपको पता चलेगा आपका एसी काम कर रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने एसी ऑन किया, रूम का टेम्परेचर तुरंत आपने जितना चाहा उतना हो गया, वो थोड़ा टाइम लेता है, क्लियर है। तो वो जो टाइम ले रहा है वो क्यों टाइम ले रहा है, क्योंकि उस समय उसका नेचर कैसा है, ट्रांजिएंट मीन्स चेंज हो रहा है, उस समय उसका जो नेचर हो रहा है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब तक वो एक कांस्टेंट आउटपुट नहीं देने लगेगा तब तक आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते इनपुट से। तो जब आपको इनपुट और आउटपुट में कंपेयर करना है तो आपने एसी ऑन किया, आपने देखा कि अरे मैंने जितना टेम्परेचर सेट किया था उतना तो हुआ नहीं, आपने टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे देख लिया। तो आप सोचेगा क्या आपका इसका मतलब क्या आपका एसी खराब है, नहीं, आपका एसी खराब नहीं, अभी वो ट्रांजिएंट नेचर में है, मीन्स अभी उसका नेचर कैसा है, ट्रांजिएंट है, अभी उसका नेचर स्टेबल होने में टाइम लगेगा। एक टाइम के बाद, कुछ सेकेंड्स के बाद या हो सकता है 1 मिनट के बाद वो क्या करे कि स्टेबल टेम्परेचर देने लगे, एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर देने लगे। तब आप कंपेयर कीजिएगा कि आपने जितना टेम्परेचर सेट किया था एसी उतना टेम्परेचर दे रहा है कि नहीं, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा उस समय वो आपका एरर होगा, क्लियर है। तो आप इंस्टेंटली नहीं चेक कर सकते कि आपका जो आउटपुट आ रहा है वो डिजायर्ड आ रहा कि नहीं। तो जब तक सिस्टम स्टेबल स्टेट नहीं गेन कर ले तब तक आप एरर नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब स्टेबल स्टेट गेन करने में किसी सिस्टम को ज़्यादा टाइम लगता है, किसी सिस्टम को कम टाइम लगता है। जनरली 5 टाउ के आसपास स्टेडी स्टेट, 5 टाउ मीन्स क्या होता है, टाउ होता है टाइम कांस्टेंट,
टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम, जैसे यहाँ पे जो टाइम कांस्टेंट था वो टाउ था, तो जनरली 5 टाउ के बाद क्या होता है, सिस्टम स्टेडी स्टेट गेन कर लेता है। लेकिन वो टाउ की वैल्यू हर एक सिस्टम के साथ वेरी करती है, किसी सिस्टम का टाउ कम होगा, किसी सिस्टम का टाउ ज़्यादा होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्फिनिटी पे क्या होगा, इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी पे चला गया, मतलब हम मान लेते हैं कि हर एक सिस्टम ऑलमोस्ट स्टेडी स्टेट अटेन कर चुका होगा। तो उस समय जो वैल्यू देगी वो आउटपुट हमें, उसे अगर हम लोग इनपुट से कंपेयर करें तब हमें एरर मिल सकता है। क्लियर है? तो इसीलिए हम लोग ने देखा कि एरर हम लोग क्यों फाइंड आउट करते हैं एट t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। क्लियर है? तो आपने समझा इस चीज़ को, तो किसी भी चीज़ को रटना नहीं, हमें समझ के आगे बढ़ना है। ठीक है? तो हमने देखा कि सिस्टम ट्रांजिएंट और स्टेडी बिहेवियर शो करता है, तो हमें आउटपुट कब निकालना है, एरर कब निकालना है, जब वो स्टेडी स्टेट अटेन कर चुका होगा। तो स्टेडी स्टेट जनरली t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे आप जाइएगा तो हर एक सिस्टम स्टेडी स्टेट में होगा। ठीक है? तो अब हम एरर फाइंड आउट करते हैं इस केस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरर e ऑफ t इक्वल्स टू लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, r ऑफ t की जगह कितना हो जाएगा, डेल ऑफ t माइनस c ऑफ t की जगह क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टाउ e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ। अब देखिए जो हमारा इनपुट है वो कहाँ पे वैल्यू दे रहा है, हमें पता है जो हमारा इनपुट है ये सिर्फ t इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू दे रहा है। ठीक है? t इक्वल्स टू 0 पे ही ये वैल्यू दे रहा, और जैसे ही हम t इक्वल्स टू 1 2 3 करें, 4 करें, 5 करें तो ये वैल्यू नहीं दे रहा, उस समय ये प्रेजेंट ही नहीं है। मीन्स हमारा इनपुट कहाँ प्रेजेंट है, ओनली एट t इक्वल्स टू 0 पे हमारा इनपुट प्रेजेंट है। t इक्वल्स टू 5 पे भी नहीं प्रेजेंट है, 6 पे भी नहीं प्रेजेंट है, 7 पे भी नहीं प्रेजेंट है, इन्फिनिटी पे भी नहीं प्रेजेंट है। मीन्स हमारा इनपुट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, एरर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए कि t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे हमारा इनपुट प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पे इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, एरर फाइंड आउट नहीं कर सकते। एरर फाइंड आउट तब कर सकते थे जब हमारा इनपुट उस समय कुछ वैल्यू दे रहा होगा, तब ना आप कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन के लिए आपके पास कुछ होना भी तो चाहिए, आपके पास कंपैरिजन के लिए कोई वैल्यू भी तो होनी चाहिए, तब आप कंपेयर कर पाइएगा। लेकिन ये कंपैरिजन के लिए उस समय कोई वैल्यू ही नहीं है, तो उस केस में आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो इस केस में क्या हो गया, ये सिस्टम हमें एरर जो देगा वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, एरर फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो आप लोग लिख लीजिएगा कि वी विल नॉट एबल टू फाइंड द एरर इन केस ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स। ठीक है? तो इम्पल्स रिस्पॉन्स के केस में हम लोग स्टेडी स्टेट एरर नहीं फाइंड आउट कर सकते। ये एरर जनरली क्या होता है, स्टेडी स्टेट एरर होता है। ठीक है? क्योंकि ये स्टेडी स्टेट पे वैल्यू निकालते हैं t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। ठीक है? तो इस केस में हम लोग एरर नहीं फाइंड आउट कर सकते।